सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की यूनिट 2 की वन शॉट। मतलब इसके अंदर हम पूरा सिलेबस तो देखेंगे, उसके साथ हम पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसके भी सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है। सो हम अभी तक यूनिट 1 मैंने आपको चैनल पे दे दी थी, और आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा होगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इस सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट कोड है KCS 077, और इस यूनिट का नाम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटाबेस होता है उसके अंदर कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, और उसको मतलब इसके अंदर हम यूनिट के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड फिर डेडलॉक देखेंगे, है ना। वो उसके कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसे हैंडल करते हैं, उसके कुछ एल्गोस देखेंगे। बहुत मतलब बढ़िया यूनिट है, मुझे तो सही यूनिट लगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, फिर हम एल्गोस देखेंगे, जो टोकन बेस्ड, नॉन टोकन बेस्ड। उसके अंदर जो हमारी नॉन टोकन बेस्ड एक होती है राइकट अग्रवाल एल्गोरिथम, जो कि हमारी 2021-22 और 2014-15 में आई हुई है। 2014-15 मैंने भाई पेपर नहीं देखा, पर क्वांटम में देखा था कि मेंशन था। ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हम देखें तो पिछले 3 साल आई हुई है, पिछले नहीं मतलब 3 साल आई हुई है। यहाँ पर मैंने सालों में साल मेंशन कर रखे हैं। बहुत इजी है, थ्योरी है ना पूरा, और इसमें से बहुत इजीली आपको चीजें पढ़कर ही समझ में आ जाएंगी। मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर हम स्ट्रेटेजीज देखेंगे, जो कि हमारी 2022-23 में भी आई हुई हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, और इसके अंदर जो हमारा ये तीनों है, इसके कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर दो एल्गोरिथम होती है, पाथ पुशिंग और एक होती है हमारी एज चेजिंग। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है एल्गो इसमें से जो पाथ पुशिंग है वो बहुत बार आती है, 2021-22 2022-23 में भी आ चुकी है। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। बहुत लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है? आपने ओएस के अंदर तो पढ़ा ही होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है। ऐसी जगह, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू एंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट गिवन टाइम। ठीक है। मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आपके जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं ना, उसमें से कोई एक ही प्रोसेस एक टाइम पर एक रिसोर्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है। ठीक है। एक टाइम पर एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है। समझ गए? अब देखो, इस अब आप बात करोगे क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो रखे हुए होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्रोसेस बाहर है, यहाँ पर एक प्रोसेस है, वो इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन को टाइम पर एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। ठीक है। इसे ये कह रहा है, अगर मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करेंगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो टूट जाएगी। तो ये होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। क्रिटिकल सेक्शन को अगर हम देखें, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज फाइल्स डेटाबेसेस आर एक्सेस। ठीक है। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर फाइल्स और डेटाबेसेस वगैरह रखे हैं जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दिस इज ट्रिकी बिकॉज देर इज नो शेयर्ड मेमोरी टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। देखो, ओएस के अंदर हमने पढ़ा था, वो काफी इजीली मतलब कर पा रहे थे चीजें। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो बहुत ट्रिकी होता है, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं होती जिससे कि आप कम्युनिकेट डायरेक्टली कर पाओ। उसके अंदर आपको मैसेज पासिंग का यूज करना पड़ता है। और हमारे इसमें क्या होता है, ग्लोबल क्लॉक भी मेंशन नहीं होती, कि आप जो टाइम को ट्रैक कर पाओ। ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से इसके अंदर थोड़ा हार्ड हो जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन लाना। और जो हमारी बातचीत होती है वो सारी मैसेजेस के थ्रू होती है प्रोसेस के बीच में। अब आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गो गारंटीज दैट ओनली वन रिक्वेस्ट एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। अब इसके अंदर कुछ हमारी एल्गोरिदम होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर, जो कि गारंटी देती हैं कि एक टाइम पर जो क्रिटिकल सेक्शन है उसे एक ही रिसोर्स एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है। अब जो हमारी एल्गोरिदम होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टोकन बेस्ड और एक होती है नॉन टोकन बेस्ड। नाम से ही पता चल रहा है, टोकन बेस्ड में आप टोकन का यूज कर रहे होंगे, नॉन टोकन बेस्ड में आप टोकन का यूज नहीं कर रहे होंगे, आप मैसेज पासिंग का यूज करोगे। ठीक है। सो चलो देखते हैं इनको, है ना। अभी मतलब कि इनको हम थोड़ा सा आगे देखूं, आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बता देता हूँ म्यूचुअल जो एक्सक्लूजन है उसकी कुछ
रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसे समझ लेते हैं जल्दी से। टोकन बेस्ड अभी आगे बताऊंगा, यहाँ पे देखो नीचे मेंशन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन थ्योरी, ठीक है। सो जल्दी से देखते हैं, ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, मतलब एक ही रिसोर्स कर सकता है, वो तो हमें पता है, एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन को। नो प्रोसेस इज स्टार्व्ड और लेफ्ट वेटिंग इनडेफिनेटली, ठीक है। सो स्टार्व या फिर स्टार्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही, मतलब ये समझ लो स्टारवेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेस हैं हमारे पास, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, और एक रिसोर्स है, ठीक है। अब उसे एक्सेस करने के लिए प्रोसेस वन को दिया जा रहा है कि भाई आप एक्सेस कर लो, प्रोसेस टू को दिया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस थ्री को नजरअंदाज किया जा रहा है और उसको बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं उसे, उसे चांस नहीं दिया जा रहा कि वो प्रोसेस को रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। तो हमारा जो प्रोसेस थ्री होगा वो स्टारवेशन कंडीशन में चले जाएगा, उसको कोई भी उसकी सुनवाई नहीं होगी भाई, है ना। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एंश्योर दैट ऑल प्रोसेस आर ट्रीटेड इक्वली, प्रिवेंटिंग अनफेयर एडवांटेजेस, ठीक है, वो जो मैंने बताया आपको वही है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर फेलियर हो जाता है, इट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट बाय इटसेल्फ इन ऑर्डर टू कंटिन्यू फंक्शनिंग विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहां पर हमारे जो प्रोसेसेस हैं या फिर जो हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो हमारा फेल हो जाता है, वो कंडीशन फेल हो जाती है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप उसे रीस्टार्ट कर पाए बिना पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा 2022-23 और 2017-18 में एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में थोड़ी ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है क्या सिंगल कंप्यूटर से। तो सिंगल कंप्यूटर तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही पढ़ा था कि सिंगल कंप्यूटर के अंदर जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम है उसे अप्लाई करना, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अप्लाई करना थोड़ा हार्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से। मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि इन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देन सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, यस ये तो हमें पता ही है ना। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बोथ शेयर्ड मेमोरी एंड कॉमन क्लॉक, सो द डिले इन मैसेज पासिंग कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि देखो हमारी जो सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हम सेमाफोर का यूज कर लेते हैं, अभी ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है ना उसके अंदर ना तो ग्लोबल क्लॉक होती है और ना ही हमारी शेयर्ड मेमोरी होती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो मैसेज पासिंग है उसके अंदर हम पता नहीं लगा पाते कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि हमारा जो मैसेज है वो इतना ज्यादा डिले हो जाए कि वो इनफाइनाइट स्टेट में चली जाए, या फिर हम मतलब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कितनी देर में हमारे जो मैसेज है वो पास होंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, ये वाला क्वेश्चन आता है हर बार, मतलब कि तो एक बार ये याद कर लेना और थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेना। इसके बाद ही मैं आपको एक पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब कि एक बात बताना चाहता हूँ, ये वाली, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 2021-22, 2022-23 और 2017-18 में आया हुआ था कि कंपेयर करो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अप्लाई करें और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई करें तो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि किस में अप्लाई करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं होती और कोई भी ग्लोबल क्लॉक मेंशन नहीं होती। इसकी वजह से जो मैसेज पासिंग का जो टाइम होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बीच में। सो लोकेशन ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं। जो हमारा सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर एक कॉमन मेमोरी होती है जिसके अंदर स्टोर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग मशीन पे स्टोर होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं होती। सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, जो प्रोसेसेस हैं आपस में कैसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, कैसे बातचीत वगैरह करते हैं, ये समझ लो। ये करते हैं सेमाफोर्स के थ्रू, ठीक है, और ये करते हैं मैसेज पासिंग के थ्रू। अब रिसोर्स एक्सेस की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस कब कौन सा रिसोर्स एक्सेस करेगा, लेकिन यहाँ पर हम जो भी एल्गोरिथम लगाते हैं वो उसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर एक शेयर्ड क्लॉक होती है हर एक प्रोसेस के लिए, लेकिन इसके अंदर हम लॉजिकल क्लॉक का यूज करते हैं, जैसे कि लैम्पोर्ट्स क्लॉक हो गई या फिर वेक्टर क्लॉक हो गई, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसके अंदर।
अब बात करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन की। तो इसके अंदर बहुत कम होता है कि डेडलॉक डिटेक्शन की हमें जरूरत पड़े, क्योंकि इसके अंदर आता ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसे एल्गोरिथम की जो कि डेडलॉक डिटेक्शन करें और उसे रिसॉल्व भी करें, ठीक है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जो एल्गोरिथम लगती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो एल्गोरिथम लगती हैं भाई वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके बीच में डिफरेंस हो गया, आया हुआ था, इस वजह से मैंने आपको करवा दिया। अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने स्टॉप, वहां से हमने यहाँ पे मूव किया था ना। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है जो हमारे एल्गोरिथम्स थे, दो दो टाइप के थे, एक था हमारा टोकन बेस्ड और एक था हमारा नॉन टोकन बेस्ड। सो टोकन बेस्ड की बात करें तो वो क्या होता है। सो यूनिक टोकन मतलब कि एक जो टोकन होता है उसे हम की भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब एक ऐसा मतलब नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है। इज शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस, सब सारे के सारे प्रोसेसेस में वो क्या होता है, शेयर्ड होता है। द प्रोसेस होल्डिंग द टोकन कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, जिस भी प्रोसेस के पास टोकन होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर पाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है। अब अगर कोई प्रोसेस टोकन उसके पास है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया और उसने अपना जो भी काम था वो खत्म कर लिया, वन द प्रोसेस फिनिशेस इट पास द टोकन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट नीडेड, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, अपने अगले वाले जो भी प्रोसेस है उसे चाहिए वो उसे भाई ट्रांसफर कर देगा, उसे दे देगा, ठीक है, वो यूज कर ले। सो इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो काफी कम होते हैं, है ना। और इसके अंदर कोई भी स्टारवेशन नहीं आती, क्योंकि सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलती है और एक ऑर्डर से चलते हैं कि भाई मैं खत्म कर दूंगा फिर आपकी बारी आएगी, फिर मैं खत्म कर दूंगा आपकी बारी आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक ही टोकन को एक ही प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी वगैरह मिल रही हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है टोकन बेस्ड एल्गोरिथम, काफी इजी था, है ना। अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखें एल्गोरिथम का, तो वो है हमारा सुजुकी कासामी ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम। ये इसका एक एग्जांपल है, अभी तक पूछा नहीं गया है ऐसा कुछ एल्गोरिथम, बस टोकन बेस्ड पूछा जाता है तो आप ऐसे डिफाइन करके आ सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो टोकन होता है वो सर्कुलेट होता है सारे के सारे प्रोसेस में रिक्वेस्ट मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। मतलब कि जिसे भी चाहिए होता है वो एक रिक्वेस्ट में से रेस करता है, और जिसकी भी रिक्वेस्ट ज्यादा मानी जाती है कि भाई इसकी इसको जरूरत है उसे दे दिया जाता है, ठीक है, टोकन। तो ये एल्गोरिथम होता है सुजुकी कासामी, कुछ ऐसे ही है नोबिता वाला। अब आता है हमारा नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम। नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एक एल्गोरिथम है जो कि पूछी गई थी, है ना, वो मैंने आपको करवा दी है। सो इंस्टेंट ऑफ टोकन प्रोसेसेस सेंड मैसेज टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि टोकन का यूज नहीं होता, इसके अंदर होता है हमारा यूज मैसेजेस का, ठीक है। सो जिसको भी चाहिए होता है भाई क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। सो एक्सेस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रूल्स लाइक टाइम स्टैम्प्स और प्रायोरिटी। और जो हमारा ग्रांट होता है जिसका भी एक्सेस, वो किसके बेस पर होता है, या तो टाइम स्टैम्प के बेस पर होगा या तो प्रायोरिटी के बेस पर होगा, ठीक है। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको दे दिया जाएगा, या तो जिसका टाइम स्टैम्प छोटा होगा उसको दे दिया जाएगा। टाइम स्टैम्प छोटे की क्या मतलब है कि वो भाई पहले आया है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। इसके अंदर कोई भी नो सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या दिक्कत थी कि अगर टोकन हमारा खो गया, है ना, अगर हमारा टोकन मिस हो गया तो क्या होगा, हमारा जो भी सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी सिस्टम फेलियर नहीं है, आपस में बातचीत करके सारी चीजें होती हैं, तो कोई भी ऐसे सिंगल पॉइंट नहीं है फेलियर का। अब आता है हमारा राइकार्ड अग्रवाल एल्गोरिथम, ठीक है। ये वाला एल्गोरिथम नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम है, और ये पूछा गया था हमारा 2021-22 में और 2014-15 में। 2014-15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2021-22 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। क्योंकि 2021-22 और 2022-23 इसमें हमारा जो सब्जेक्ट कोड था वो सेम था, लेकिन उससे पहले अगर आप बात करोगे तो सब्जेक्ट कोड हमारा आरसीएस कुछ हो गया था, ठीक है। तो मुझे उसका सिलेबस पता नहीं है, मुझे इसका सिलेबस पता है, तो ये जो हमारा सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारा ये एल्गोरिथम है राइकट अग्रवाल एल्गोरिथम। अब इसके की फीचर्स की बात करें, एल्गोरिथम अच्छे से समझाऊंगा, पहले मैं कुछ की फीचर्स बता दूं इसके, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के मैसेजेस होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिप्लाई, ठीक है। रिक्वेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, जिस भी प्रोसेस को परमिशन चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। और रिप्लाई कौन करता है, रिप्लाई करता है सेंड बाय अदर प्रोसेस टू ग्रांट परमिशन। और रिप्लाई वो करता है जो भी प्रोसेसेस ग्रांट करते हैं परमिशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम स्टैम्प की, तो इसके अंदर जो भी छोटा टाइम स्टैम्प जिसका भी होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। सो ये दो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर पूरा एल्गोरिथम वर्क करता है, ठीक है। कि देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है, जो कि आप पेपर के अंदर लिख कर आओगे। की फीचर लिख दोगे ना भाई, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब रिक्वेस्टिंग आ क्रिटिकल सेक्शन, सबसे पहले क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कैसे करेगा। इफ अ प्रोसेस P1, ठीक है, एक हमारा P1 है, वो एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, वो सबसे पहले एक टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, और जितने भी
P1 के अलावा प्रोसेसेस हैं, उनको वो जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देगा, भेज देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर पूरे के पूरे जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर P1 है, P2 है, P3 है, इतने सारे हमारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर P1 को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो वो P2 को भी भेजेगा रिक्वेस्ट और P3 को भी भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि रिक्वेस्ट रिसीव कैसे होगी, भेज तो दी, रिसीव कैसे होगी, व्हेन अनदर प्रोसेस P2, जैसे कि हमारा एक और प्रोसेस है P2, उसको रिक्वेस्ट मिलती है P1 के थ्रू, ठीक है। P1 के पास से रिक्वेस्ट आई है तो वो क्या होगा, उसके अंदर कुछ केसेस होंगे, ठीक है, दो केस होंगे। अगर हमारा जो P2 है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि P2 भी किसी और को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा जो P2 है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा और वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा और या फिर वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, तुरंत ही जो हमारा P1 है उसको रिप्लाई भेज देगा, मतलब कि ग्रांट कर देगा, ठीक है, उसे रिप्लाई भेज देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये वाला था एक केस हो गया कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अब कौन सा केस आएगा कि वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो रिक्वेस्ट उसने कर रखी है और वो क्रिटिकल सेक्शन या तो फिर वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा टाइम स्टैम्प को, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने क्या किया था, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर उसका टाइम स्टैम्प भी मेंशन था। तो वो क्या करेगा, अपने टाइम स्टैम्प को कंपेयर करेगा P1 के टाइम स्टैम्प के साथ। तो अगर हमारा P1 का जो टाइम स्टैम्प होगा वो अगर छोटा होगा P2 के टाइम स्टैम्प से, तो क्या करेगा P2, तुरंत ही रिप्लाई कर देगा P1 को, ठीक है, क्योंकि P1 का जो टाइम स्टैम्प है वो छोटा है। तो छोटे वाले को क्या होता है, हायर प्रायोरिटी मिलती है, तो उसे वो तुरंत भेज देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, उसका उसका जो टाइम स्टैम्प है छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो क्या होगा, इट डिफर द रिप्लाई अंटिल P2 इज डन। वो तब तक उसे रोक के रखेगा, तब तक जब तक कि वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कंप्लीट ना कर दे। अगर उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर फिर भी उसका वो जो टाइम स्टैम्प है P1 वाले का छोटा है, तो उसे रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, रिक्वेस्ट रिसीव करने का कॉन्सेप्ट था ये। अब करते हैं एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब कोई क्रिटिकल सेक्शन में कैसे एंटर करेगा, P1 कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन ओनली आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई मैसेजेस फ्रॉम द ऑल अदर प्रोसेसेस, ठीक है। जब ही P1 एंटर कर पाएगा जितने भी और उसके अलावा प्रोसेसेस हैं वो उसे रिप्लाई भेज दें, ठीक है। अब बात करते हैं रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। वो एंटर तो कर गया, वो रिलीज कैसे करेगा, आफ्टर फिनिशिंग P1, जैसे P1 का काम हो गया तो सेंड रिप्लाई मैसेज टू ऑल डिफर्ड रिक्वेस्ट इट्स रिसीव्ड। अगर जब P1 काम कर रहा था उसके पास भी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई होंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उन उन लोगों को पहले मैसेज भेजेगा जिन लोगों को उसने भाई रोक के रखा था, ठीक है। तो आई होप बहुत इजी एल्गोरिथम थी और वो काफी इजी वर्ड्स में मैंने आपको ये समझा दी, ठीक है। सो ये तो आप भाई आपको मतलब याद हो गई होगी, बस 2-3 बार पढ़ोगे और लिखोगे, एक बार देखो लिखा करो चीजें, ठीक है। बहुत लोग हैं भाई कि भाई आप नोट्स ये वो है ना, भाई लिखा करो, अपने भी नोट्स लिखा करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहेगा, याद रहेंगी आपको चीजें। और आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है, अगर आप एक बार चीजें लिख लोगे ना, वीडियो देखते देखते साथ में आप अपने पॉइंटर्स बना लोगे, तो आप पेपर में ना आपको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर भी लो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कि इसके ये याद कर लो N-1 रिक्वेस्ट के लिए होती है और रिप्लाई के लिए भी N-1 कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। अब ये स्केलेबल होता है, ठीक है, अगर और प्रोसेस आ जाती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से प्रोसेस वगैरह जुड़ जाते हैं, ठीक है। और कोई भी नॉन ब्लॉकिंग होती है कि कोई भी जो हमारे मैसेजेस हैं वो ब्लॉक वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस मैं इसके लिए लिख देता हूँ, अगर आपको अपना आंसर बड़ा करना है तो भाई आप एडवांटेजेस को और अच्छे से समझा दो, डिसएडवांटेज लिख दो, है ना, वो सब लिख के आ जाया करो। अब ये हो गया हमारा टोकन बेस्ड नॉन टोकन बेस्ड। आई होप अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जो हमारे ये भी जो भी सारी चीजें होती हैं वो उसे जो एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं उन्हें कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, उनकी क्राइटेरियाज वगैरह क्या होते हैं। तो ये हमारा 2022-23, 2016-17, 2018-19 इन तीनों में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, दीज मैट्रिक्स मेजर द इफिशियंसी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम्स, ठीक है। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन टोकन बेस्ड नॉन टोकन बेस्ड जो भी एल्गोरिथम्स होती है उनके अंदर किसकी इफिशियंसी ज्यादा है एल्गोरिथम्स की, वो कैसे हम पता लगाते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के पता लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज टू अलो वन प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अगर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना है तो कितने मैसेज एक्सचेंज होंगे, जो भी बंदा क्रिटिकल सेक्शन पे काम कर रहा है उसमें, और जो भी बंदा क्रिटिकल सेक्शन को रिक्वेस्ट कर रहा है उसके बीच में कितने मैसेज जो है एक्सचेंज होंगे,
वो नंबर ऑफ मैसेजेस को कहते हैं मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब लोअर मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन डिले की। इसका मतलब क्या होता है, द टाइम इज टेक्स टू ग्रांट एक्सेस टू अ क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट। अगर किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी है और उसे क्रिटिकल सेक्शन मिलने तक, मतलब ग्रांट होने तक एक्सेस, उसमें कितना टाइम लगता है, मतलब इसने भाई रिक्वेस्ट यहाँ पर करी थी और उसे एक्सेस यहाँ पर मिला, तो इसके बीच को क्या बोलेंगे भाई, सिंक्रोनाइजेशन डिले बोलेंगे। और जितना सिंक्रोनाइजेशन जो है वो फास्ट होगा, उतनी अच्छी बात है, ठीक है। डिले नहीं होना चाहिए ज्यादा, पहली बात तो। अब फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर कोई सिस्टम है भाई वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल फेलियर्स लाइक टोकन लॉस और प्रोसेस क्रैशेस। अगर कोई प्रोसेस क्रैश हो जाता है या फिर कोई टोकन, जो टोकन बेस्ड एल्गोरिथम है, अगर टोकन जो है हमारा लॉस हो जाता है, तो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारे जो जो भी सिस्टम है उसे वापस स्टार्ट कर पाए, ठीक है। A good algorithm ensure the system continues the work even after a failure, ठीक है। उसके बाद भाई कोई बैकअप होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम, द इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन अ रिक्वेस्ट वेट फॉर एंड ऑफ इट्स सीएस एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, जब कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है और कोई बंदा उससे बाहर निकलता है, तो उसके बीच में जो टाइम होता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि किसी बंदे ने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, और उसको जो मैसेज रिसीव होता है, उस मैसेज के बीच में जो टाइम होता है उसे कहते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। सो आई होप ये यार बहुत इजी इजी चीजें थी, ये पढ़ के ही समझ में आ रही है, ठीक है। और ये हमारी सीधा 10 मार्क्स में आती है, ठीक है। और 10 मार्क्स में आएगी या तो किसी के साथ अटैच आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये बताकर आ सकते हो। अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज जो कि है, ये तो मैंने आपको करवा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसके अंदर भी डेडलॉक आ सकता है, आप सबको पता है, ठीक है। डेडलॉक का मतलब यार हम बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, हमने डीबीएमएस के अंदर पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था। मैं आपको पहले से बता देता हूँ डेडलॉक होता क्या है, ठीक है। मतलब कि एक हमारा एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, ठीक है। और एक हमारा रिसोर्स ये है, एक रिसोर्स हमारा ये है, ठीक है। अब P1 जो है इस रिसोर्स पर काम कर रहा है, P2 जो है इस रिसोर्स पर काम कर रहा है, दोनों ने भाई होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब P1 चाहता है कि मैं R2 पर काम कर लूं और P2 चाहता है मैं R1 पर काम कर लूं, बिना इसको छोड़े, ठीक है। अब ये तो भाई इसे एक्सेस करना चाहता है और ये इसे एक्सेस करना चाहता है, तो क्या होगा, ना तो ये इसे छोड़ेगा और ना तो ये इसे छोड़ेगा, ठीक है। जब तक ये दोनों इसे छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक वो दोनों क्या करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे रिसोर्सेज के लिए, उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो P1 तो जो है ऐसे रिसोर्स के लिए एक्सेस करना चाहता है जो कि P2 ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे एरो बन गया। अब P2 ऐसे रिसोर्स को होल्ड करना चाहता है जो कि P1 ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इनके बीच में बन गई साइकिल। इस साइकिल के बनने, इस जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। तो इस वेट फॉर ग्राफ के अंदर अगर साइकिल बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं कंडीशन, ठीक है। मतलब कि ये इनफाइनाइट टाइम में चले जाते हैं, हमेशा रुके रहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप भाई कॉलेज वाले मतलब कि आप फीस भरने गए, ठीक है, और फीस भरने गए, आप बोलो कि आप मेरे को रिसिप्ट दे दो, मैं आपको तुरंत पैसे दे दूंगा, ठीक है। और वो बोलेगा आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको रिसिप्ट दे दूंगा, ठीक है। तो अगर भाई आप रिसिप्ट के लिए वेट करते रहो, वो आपके पैसे के लिए वेट करता रहे, तो क्या होगा, डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। मतलब कि थोड़ा सा एक ऐसे एग्जांपल समझ लो, ऐसे दुकानदार के पास गए, आपने कोई सामान मांगा, ठीक है, और आप बोलो कि पहले आप मुझे सामान दो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। दुकानदार बोले कि भाई आप पहले पैसे दो फिर मैं आपको सामान दूंगा। तो ये आ गई डेडलॉक की कंडीशन, ठीक है, दोनों ही भाई मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बंदे को भाई समझदारी दिखानी होती है और उसे बात माननी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं डेडलॉक और डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन दैट अकर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट अदर होल्ड्स, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, स्टक इन अ साइकिल ऑफ अ वेटिंग। अब बात करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेडलॉक डिटेक्शन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रलाइज होता है या फिर हमारा जो सिंगल सिस्टम होता है, उसके अंदर जो सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो डिटेक्ट करना डेडलॉक को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो डेडलॉक कैन अकर व्हेन प्रोसेसेस आर इन अ वेटिंग स्टेट फॉर रिसोर्सेज और मैसेजेस इन अ साइक्लिक मैनर। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो डेडलॉक होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिसोर्स डेडलॉक और एक होता है कम्युनिकेशन डेडलॉक। क्योंकि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है मैसेज पासिंग के थ्रू, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर कोई बंदा, अगर मतलब कि आपका दोस्त, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है।
पेपर लाओ इधर, है ना। एक एग्जांपल समझाता हूँ कि एक दोस्त आपका ए है, एक दोस्त आपका बी है, और एक दोस्त है आपका सी, ठीक है। अब ए जो है वो वेट कर रहा है कि उसे जो सी है वो मैसेज भेज दे, है ना। और फिर मैं आगे मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। ए जो है भाई वेट कर रहा है, ये जो सी है ना वो मुझे मैसेज भेजेगा तो मैं आगे मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। जो हमारा बी है वो वेट कर रहा है कि जब मुझे ए मैसेज भेज देगा ना तब मैं सी को मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। जो हमारा सी है वो वेट कर रहा है जब मुझे बी मैसेज भेज देगा ना फिर मैं ए को मैसेज भेज दूंगा। अब ए तो वेट कर रहा है सी की, और बी वेट कर रहा है ए की, और सी वेट कर रहा है बी की। इसमें क्या होगा कि कोई किसी को मैसेज भेजेगा ही नहीं, डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन डेडलॉक, ठीक है। कम्युनिकेशन डेडलॉक। और मैं और क्या बोलते हैं, रिसोर्स डेडलॉक तो मैंने आपको समझा दिया, रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हो। तो इसे मतलब ये कंडीशन होती है। अब देखो रिसोर्स डेडलॉक और हमारा कम्युनिकेशन डेडलॉक दोनों को पूछा गया था 2022-23 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सो डेडलॉक अगर व्हेन अ प्रोसेस वेट फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर प्रोसेस इन अ साइकिल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये वाली साइकिल डिपेंडेंसी बन रही थी, मैंने आपको पहले भी समझा दी ये चीज। और कम्युनिकेशन डेडलॉक मैंने आपको अभी बताया कि टाइप ऑफ डेडलॉक अकर व्हेन प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर मैसेजेस इनडेफिनेटली ड्यू टू डिपेंडेंसी साइकिल इन अ मैसेज एक्सचेंज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ये वाला तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ए सी के लिए वेट कर रहा है और बी ए के लिए वेट कर रहा है ना। बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। हर किसी चीज को डेडलॉक नहीं बोलते, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जो अगर फुलफिल होती हैं तब डेडलॉक आता है, ठीक है। तो बेसिकली चार कंडीशन होती है, अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो जा रही हैं, चेक हो जा रही हैं, तो डेडलॉक अगर हो गया है, ठीक है। तो डेडलॉक जो अगर होता है उन कंडीशंस को हम नेसेसरी कंडीशंस बोलते हैं, और उस कंडीशन को मतलब कॉफमैन कंडीशंस भी बोलते हैं, क्योंकि कॉफमैन मान नाम के कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर वगैरह थे, उन्होंने ढूंढी थी ये, ठीक है। सो देर आर फोर नेसेसरी कंडीशन दैट मस्ट बी साइमल्टेनियसली फॉर अ दैट मस्ट बी होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक टू अकर। कॉफमैन कंडीशंस क्योंकि भाई इनको किसी रिसर्चर वगैरह ने डिफाइन किया था। तो पहली होती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, मतलब कि एक रिसोर्स a resource can only be held by one process at a time, ठीक है। मतलब कि एक रिसोर्स को एक ही बंदा होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं होल्ड एंड वेट की। अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ वन रिसोर्स इज वेटिंग टू द एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर, ठीक है। अभी हमने देखा था कि P1 जो है R1 को तो उसने होल्ड कर रखा था, और उसने रिक्वेस्ट कर रखी थी R2 की, यानी कि वो होल्ड कर रखा था उसने R1 को, और R2 के लिए वो वेट कर रहा था। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन भी आ रही थी, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी था, क्योंकि उसने एक ही जो रिसोर्स था उसे होल्ड कर रखा था और किसी को होल्ड नहीं कर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट आती है नो प्रीम्पशन कंडीशन, जो कि हमारी होती है रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सली टेकन अवे फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग देम। मतलब कि वो वेट ही कर सकता है, ठीक है। जब उसकी चांस आएगी तभी उसे मिलेगा, ठीक है। और वो ऐसे मतलब ऐसे नहीं दादागिरी करके नहीं ले सकता उसे, ठीक है, रिसोर्स को। सर्कुलर वेट कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि उनके बीच में चेन बननी चाहिए, ठीक है, साइकिल बननी चाहिए उसको। ये जो चार कंडीशन होती हैं, अगर ये चारों कंडीशन आ रही हैं तो भाई डेडलॉक है, अगर कोई भी एक कंडीशन मिस हो रही है तो डेडलॉक नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों कंडीशन याद कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी डेडलॉक पूछा जाए वहां पर ये चारों चुपका के आ जाना, ठीक है। आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारी स्ट्रेटजीज फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग हमारे के अंदर हर किसी के अंदर पढ़ते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड रिसोल्यूशन वगैरह चीजें होती हैं, ठीक है। 2022-23 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सो प्रिवेंशन, पहली बात करते हैं प्रिवेंशन की, ऐसा कुछ हो ही ना, ठीक है। सो डिजाइन द सिस्टम टू अवॉइड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेडलॉक बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द फोर कॉफमैन कंडीशंस। मतलब कि अगर आप इन चारों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी ब्रेक कर दो तो आपकी डेडलॉक अकर नहीं होगा। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि ऐसी कंडीशन भाई आए ना। तो एक्वायरिंग रिसोर्सेज इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर सो दैट सर्कुलर वेट आर इम्पॉसिबल। अपने जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, उसे एक्सेस करने का जो ऑर्डर है उसे इस तरीके से प्री डिफाइन करके रखो कि उसके अंदर कोई भी सर्कुलर वेट आए ही ना। तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो तो हेल्ड कभी होगी ही नहीं।
तो डेडलॉक कभी अकर ही नहीं होगा। तो ये होता है हमारा प्रिवेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइडेंस की। सो डायनेमिकली allocate resources to process in such a way that is always lead to a safe state। अब आपने ऐसा सिस्टम तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपके जो प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को रेगुलरली चेंज करते रहेंगे, लेते रहेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। सो जो आपके डायनेमिकली अलोकेट हो रहे रिसोर्सेज, उनके जो उनका जो वे हो, उनके जो ऑर्डर हो, वो ऐसा हो कि वो हमेशा सेफ स्टेट के अंदर है, कभी भी अनसेफ स्टेट के अंदर ना जाए, यानी कि उसके अंदर कभी भी कोई भी साइकिल ना बने, ठीक है। सो साइकिल ना बनने की इसे चीज कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम है। बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस करता है, तो उससे पहले जो हमारा एल्गोरिथम है वो एक बार चेक करता है कि वो जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को अगर एक्सेस करने वाला है, तो उससे पहले कहीं पर भी कोई साइकिल तो नहीं आ रही वेट फॉर ग्राफ में। अगर साइकिल आती है तो वो उसे एक्सेस देता ही नहीं है। तो ये होती है अवॉइडेंस, ठीक है। बात करते हैं डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन। अब भाई डेडलॉक आ चुका है तो उसे डिटेक्ट करने की बात करेंगे और रिसॉल्व करने की बात करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए तो इसके अंदर हम अभी एल्गोरिथम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके वेट फॉर ग्राफ के अंदर कोई साइकिल आ जाती है तो आपका डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई डेडलॉक है। अब उसे रिजॉल्व कैसे करोगे, आपके पास दो चीजें हैं। एक तो एक किलिंग, यानी कि किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा प्रोसेस को क्या करो, जो डेडलॉक के अंदर इन्वॉल्व है उसे किल कर दो, उसे टर्मिनेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोलिंग बैक, ठीक है। अपने जो भी प्रोसेस वहां तक आए हैं उसे पहले भेज दो, वापस भेज दो उसे। उसे बोल दो भाई आप रुक जाओ, वापस जाओ अपनी कंडीशन के अंदर, ठीक है, सेफ स्टेट के अंदर उसे वापस भेज दो। एक तो ये उसे हटा दो, और एक ये उसे वापस भेज दो और वापस से रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे डिटेक्शन और रेजोल्यूशन, मतलब कि पूरी पूरी स्ट्रेटेजीज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा 2022 से इसमें आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसे मत छोड़ना, ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हमारी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स होती हैं वो हमारी तीन तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक होती है हमारी हेरारिकल, ठीक है। अब आपके सिलेबस के अंदर सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशन है, ठीक है, लेकिन हेरारिकल मैं आपको इसके लिए करा रहा हूँ क्योंकि हेरारिकल आपके एक साल पेपर में आई हुई थी, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करने के लिए बोला था, तो मैं आपको हेरारिकल भी करा दूंगा। सेंट्रलाइज तो बहुत ईजी है। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर दो एल्गोरिथम आती है, पाथ पुशिंग और एक आती है हमारी एज चेजिंग, ठीक है। ये दोनों एल्गोरिथम भी करवा दूंगा आपको, तो बहुत इजीली अब ये सारा टॉपिक खत्म करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर क्या होगा कि कोई ना कोई एक सेंटर में बंदा होगा जो कि डेडलॉक को डिटेक्ट कर रहा होगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कोई भी एक नोड होता है उसे भाई कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ जैसे इवेंट वगैरह होता है तो एक हेड कोऑर्डिनेटर बन जाता है, वो सबको चीजें संभाल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है कि एक जो नोड होता है उसे हेड कोऑर्डिनेटर या फिर कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, जो कि सारी चीजें संभालेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, साइकिल को डिटेक्ट करेगा, अगर साइकिल बन रही है तो टर्मिनेट कर देगा, अदरवाइज चलने देगा चीजें, ठीक है। सो इन दिस देयर इज अ सिंगल सेंट्रल नोड कोऑर्डिनेटर, ठीक है, उसे क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड डिटेक्टिंग डेडलॉक अक्रॉस द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम में वही मैनेज कर रहा है, ठीक है। सो एक बात तो ये भी एक सिंगल पॉइंट फेलियर है, अगर ये फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेटर मेंटेन्स अ ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ। देखो ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का वेट फॉर ग्राफ लिख रहा है, ठीक है। अगर हर एक प्रोसेस का वेट फॉर ग्राफ बनाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लोकल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जितना भी सिस्टम है उसका वेट फॉर ग्राफ मेंटेन करेगा, ठीक है। दैट रिकॉर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेसेस एंड द रिसोर्सेज दैट आर वेटिंग फॉर, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ है उसे वो रिकॉर्ड करके रखेगा कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में। अगर साइकिल बन रही होगी तो उसे वो टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अब इसका प्रोसेस फ्लो कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ईच प्रोसेस इन अ सिस्टम सेंड इट्स रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स एंड इट वेटिंग फॉर स्टेटस थ्रू अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स को एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है, और वो वेट करता है कोऑर्डिनेटर के रिस्पॉन्स का। कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं करता, बिल्ड करता है और अपडेट करता है वेट फॉर ग्राफ फॉर इनकमिंग मैसेज, ठीक है। मतलब कि कोई हमारा कोई हमारा यहाँ पर क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, उसे एक रिसोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो बीच में आ जाता है एक हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है, वो क्या करेगा, इसे रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है।
और इसने रिक्वेस्ट भेज दी। अब वो क्या करेगा, एक वेट फॉर ग्राफ बना के देख लेगा कि क्या हमारा जो रिसोर्स वन है, क्या किसी बंदे ने एक्सेस कर रखा है। तो अभी वो देख रहा है नहीं कर रखा है एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी साइकिल नहीं बन रही, तो वो क्या करेगा, उसे ग्रांट दे देगा, उसे ग्रांट कर देगा, ठीक है। तो वो मैसेज का वेट करता रहेगा जब तक कि कोऑर्डिनेटर उसे भेज ना दे। अगर जो हमारा रिसोर्स वन है वो किसी और ने होल्ड कर रखा है, तो क्या होगा, वहां पर P2 आ जाएगा, और जब वो उसे उसे जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि साइकिल बन जाएगी, तो वो उसे नहीं देगा, है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा कंडीशन होती है इसकी। और इफ अ ग्राफ कंटेन एनी साइकिल द कोऑर्डिनेटर डिटेक्ट अ डेडलॉक, और वो भाई उसे एक्सेस नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। और इसके एडवांटेज की बात करें तो बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है, और सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है कि एक ही नोड जो है हमारा सारी चीजें मॉनिटर कर रहा होता है, तो अगर आप उस नोड को देखते रहो तो वो मॉनिटरिंग हो जाती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल पॉइंट फेलियर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और स्केलेबल है, ठीक है, मतलब स्केलेबिलिटी में भी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉटलनेक प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर, कि बहुत सारे अगर रिक्वेस्ट आ रहे हैं और कोऑर्डिनेटर तो एक ही है, तो कोऑर्डिनेटर भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करेगा, फिर बिल्ड करेगा ग्राफ, फिर वापस भेजेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन रिक्वेस्ट तो रेगुलरली आए आए जा रही है ना, तो उसके बाद रिक्वेस्ट ज्यादा हो जाएंगी, और जो अपडेट होगा, वो जो पीछे आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, तो वहां पर हो जाती है बॉटलनेक प्रॉब्लम। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होगा, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, आपस में लोग भाईचारा मिलाकर सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो इन दिस देयर इज नो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, इसमें कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं होगा। इंस्टेंट ऑल द नोड्स इन अ सिस्टम वर्क टुगेदर टू डिटेक्ट डेडलॉक। इसमें क्या होगा, सारे के सारे नोड आपस में मिलजुल के काम करेंगे और डिटेक्ट करेंगे डेडलॉक को, जैसे ही डेडलॉक आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ईच नोड्स मतलब कि प्रोसेस जो है मेंटेन करेंगे अपना एक लोकल व्यू ऑफ वेट फॉर ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होगा, हर एक प्रोसेस, हर एक नोड अपना वेट फॉर ग्राफ बना के रखेगा, ठीक है। एंड सेंड इन्फो टू अदर नोड टू कोलेबरेटिवली डिटेक्ट साइकिल। और वो अपना एक लोकल ग्राफ बना के रखेगा और अपने लोकल ग्राफ को दूसरे वाले नोड पर भेज देगा, जिससे कि आपस में दोनों मैसेजेस को मिलाकर पता लगा पाए कि डेडलॉक डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, साइकिल बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। सो ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हमारी दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हमारी पाथ पुशिंग, और एक होती है हमारी एज चेसिंग। तो हमारी जो पाथ पुशिंग है वो हमारी 2023 2021-22 में आई थी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं जल्दी से। तो पाथ पुशिंग में क्या होता है, और इसे हम ओवर मार्च ओवर मार्क पाथ पुशिंग भी मार्क होता है, हाँ, ओवर मार्क पाथ पुशिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा पेपर में आए तब भी ये लिख कर आना। तो इसका भी मैं की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो दो इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है हमारा वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ रिप्रेजेंट अ डिपेंडेंसी बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है। उनके बीच में क्या डिपेंडेंसी है वो बता रहा होता है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ईच साइड मेंटेन इट्स लोकल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ की। तो ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ क्या होता है, अ ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ इज अ कंबाइंड व्यू ऑफ ऑल द लोकल वेट फॉर ग्राफ। अगर पूरे के पूरे सिस्टम के जितने भी नोड्स हैं उन सबके लोकल वेट फॉर ग्राफ को अगर आप कंबाइन करके देखो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ कहते हैं। अब इसका गोल क्या होता है, द गोल ऑफ दिस एल्गोरिथम इज टू कंस्ट्रक्ट अ ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स, ठीक है। वो क्या कर पाए, वो ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बना पाए, क्योंकि ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ से ही तो पता लगेगा कि उसके अंदर साइकिल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारी ऐसे ऐसे कुछ साइड होंगी, ठीक है। ये हमारी एक साइड है, ये हमारी दूसरी साइड है, ये हमारी तीसरी साइड है, और ये हमारी चौथी साइड है। अब ये जो चारों हैं वो साथ में काम कर रही है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, ये दो दो प्रोसेस हैं सबके अंदर, ठीक है। तो इन सबका एक एक क्या बन रहा होगा, लोकल वेट फॉर ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। ये अपना लोकल वेट फॉर ग्राफ इसे भेजेगा, ये अपना इसे भेजेगा, इसे ये इसे भेजेगा, और ये इसे भेजेगा, ठीक है। और उसका हम बनाएंगे क्या, ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ। चलो जल्दी से बना के देखते हैं, बिल्कुल चिंता मत करना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा सारी चीजें। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसका एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम पढ़ के तो आपको मेरे हिसाब से बस एग्जांपल बताऊंगा जब आपको चीजें क्लियर होंगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्डिंग ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ। ईच साइड बिगिन विद इट्स लोकल वेट फॉर ग्राफ। दीज लोकल वेट फॉर ग्राफ आर शेयर्ड अमंग नेबरिंग साइड टू बिल्ड अ ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, अपना अपना बनाएंगी और एक दूसरे को भेजेंगी, जिससे कि ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बन पाए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक आर डिटेक्टेड बाय मेंटेनिंग अ explicit global wait for graph. Whenever deadlocked computation is performed, is send it local wait for graph to all the neighboring sites, ठीक है।
अभी मैं आपको बताऊंगा, या चिंता मत करो, एग्जांपल से बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दिस अपडेटेड वेट फॉर ग्राफ इज पास्ड अलोंग टू अदर साइड एंड द प्रोसीजर इज रिपीट अंटिल ऑल सम साइड हैज sufficiently complete picture of the global state, announce deadlock और established that no deadlock are present, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि अपना जो लोकल वेट फॉर ग्राफ है वो दूसरे नेबरिंग नोड्स को जब तक भेजते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे जो नोड्स हैं वो उसके अंदर ना आ जाएं, और जब तक कि डेडलॉक जो है डिटेक्ट ना हो जाए, या तो ये कंफर्म ना हो जाए कि डेडलॉक है नहीं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब जल्दी से एग्जाम्पल समझते हैं, अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोकल वेट फॉर ग्राफ की बात करें, ठीक है, इसको छुपा लो, ठीक है, इन सब चीजों को छुपा लो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर कितने नोड है, 2 नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेपर और लेते हैं, यहाँ पर ये रहे, ठीक है, ये कॉलेज के हमारे सेशनल के पेपर हैं, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, ठीक है, एक तो है हमारा ए और एक है बी, ठीक है। तो ए तो बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और बी किसी भार पर सी पर डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा ए है किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो एक बात देखो, ए और बी है, और ये पूरे के पूरे को हम क्या मान लेते हैं, लोकल के लिए एक्सटर्नल मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरे है ना बाहर का, इसके अलावा जो भी बाहर की चीजें हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्सटर्नल मान लेते हैं, ठीक है। सो जो हमारा बी है वो किसी एक एक्सटर्नल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो ए है वो किसी एक्सटर्नल पे डिपेंड कर रहा है ना। ऐसे ही तो बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो ए और बी ये हो गए, और ये पूरा का पूरा एक एक्सटर्नल हो गया, तो ये ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। तो ये इसका वेट फॉर ग्राफ बन गया, ऐसे इसका ग्राफ बना लिया हमने। अब हम सी की बात करें, सी और डी की, तो सी और डी है, ठीक है। सी हमारा डी पर कर रहा है, और डी के बाहर देखें तो ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल है, ठीक है। डी हमारा किस पर कर रहा है, किसी एक्सटर्नल पे कर रहा है, और सी हमारा जो है वो भी किसी एक्सटर्नल पे कर रहा है। तो इसका ये वेट फॉर ग्राफ बन गया। ऐसे ही आप चारों का वेट फॉर ग्राफ बना दोगे, ठीक है। तो चारों का जैसे ही लोकल वेट फॉर ग्राफ बन गया, तो क्या होगा, सबसे पहले राउंड में कुछ नहीं होगा, ए और बी जो है अपना जो वेट फॉर ग्राफ है कैसे भेजेंगे, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेजेंगे, ठीक है। कैसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेजेंगे, सबसे पहले वो लगाएंगे एक्सटर्नल, ठीक है। सबसे पहले वो लेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, स्टार्टिंग एक्सटर्नल लगाएंगे, और अपना जो नोड है ए बी और एक्सटर्नल लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही तो डिपेंड हो रहे हैं, तो ऐसे बनेगी स्ट्रिंग, और वो सी डी को भेज देंगे, ठीक है। सी डी मतलब कि साइट वन साइट टू को भेज देगा, ठीक है। साइट टू पर ये चीज आ गई। अब साइट क्या करेगा, अपना अपना जो वेट फॉर ग्राफ है, अभी वो कंबाइन नहीं करेगा, अपना जो वेट फॉर ग्राफ है वो नेक्स्ट को भेज देगा, ठीक है। अब वो कैसे भेजेगा, एक्सटर्नल सी डी एक्सटर्नल, ये कैसे भेजेगा, एक्सटर्नल ई एफ एक्सटर्नल, ये कैसे भेजेगा, एक्सटर्नल जेड एच जी एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो आप अपने जो एक्सटर्नल है उसे ई एक्स के साथ भी डिनोट कर सकते हो, या तो आप एक्स के साथ भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से किसी के साथ भी आप डिनोट कर सकते हो। हमने ये चीज भेज ली, ये हमारा राउंड वन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये राउंड पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसे कुछ नहीं करना, आपको ऐसे चारों बना लेने, ठीक है। अब आपको ऐसे चारों बना लेने हैं। कुछ नहीं करना है। ये वाला हमारा जो राउंड वन था ऐसे था, ठीक है, ये वाला राउंड वन था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राउंड वन लिख दूं, और साइड वन, साइड टू, साइड थ्री एंड साइड फोर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, किसी ने भी किसी के साथ कंबाइन नहीं किया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब राउंड टू के अंदर, अब एक एक पहले वाले नोड को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। एक एक पहले वाले नोड को कंबाइन करेंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारी साइड वन है, इसने जो है इनिशिएट किया है, ठीक है। जो भी इसने चीजें हैं वो इनिशियल है, और ये इसने इसे इनिशिएट किया है। इससे पहले हम कोई नहीं मानेंगे, ये इस स्टार्टिंग नोड मानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे पहले हमें एक वाले को जोड़ना है, मतलब पहले के एक नोड को कंबाइन करना है। तो देखो यहाँ पर इससे पहले कोई नहीं मान रहे, हमने माना है कि ये पहला है, इससे इनिशिएट किया है, ठीक है। तो हम इसका सिंगल मैसेज भेज देंगे, ठीक है। अब इससे पहले क्या कोई है, हाँ इससे पहले कोई एक बंदा है, ठीक है, ए बी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को सी डी के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, पहले आएगा एक्सटर्नल, फिर आएगा ए बी, और फिर आएगा सी डी, और फिर आएगा एक्सटर्नल, ठीक है। हमने इसको और इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। पहले के एक नोड को कंबाइन करना है। अब हम यहाँ पर इसने एक को कंबाइन किया और भेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको ई एफ के अंदर उससे पहले एक नोड को कंबाइन करना है, ठीक है। तो ई एफ के साथ हम सी डी को कंबाइन करेंगे। कैसे आएगा, एक्सटर्नल सी डी ई एफ एक्सटर्नल, ठीक है। हमने कंबाइन करके भेज दिया। अब
अब क्या होगा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब ये आगे ऐसे भेजेगा, अपने से पहले एक नोड को कंबाइन करेगा अपने साथ, ईएफ को कंबाइन करेगा एच जी के साथ, तो आएगा ई एक्स सी डी ई एफ और नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ई एक्स ई एफ और एच जी, ठीक है, इसको और इसको कंबाइन करके उसने आगे भेज दिया। ये हो गया हमारा राउंड टू, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अपने के पहले वाले एक नोड को कंबाइन करना है, क्योंकि इसने कंबाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है, इसने इनिशिएट किया है, ठीक है, मैसेज। अब आएगा आगे बात। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले के एक को कंबाइन किया था, अब आगे हम पहले के दो को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो, ए से पहले कोई है नहीं है, तो हम वैसा का वैसा मैसेज भेज देंगे। क्या सी से पहले कोई दो है नहीं है, एक है, ठीक है, तो एक को कंबाइन कर दो, ए बी सी डी, ठीक है। ई एफ से पहले क्या कोई दो है, हाँ है, सी डी भी है और ए भी है, तो हमने क्या कर दिया, ई एक्स एक्सटर्नल ए बी सी डी ई एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इसे कंबाइन कर दिया। क्या एच जी से पहले कोई दो है, हाँ है, ई एफ भी है और सी डी भी है, तो कैसे आ गया, एक्सटर्नल सी डी ई एफ एच जी एक्सटर्नल, ठीक है, इसको आगे भेज दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी सारे के सारे नोड इसके अंदर आए नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हो ना, अभी सारे के सारे नोड इसके अंदर आए नहीं है, ए बी रह रहा है, ठीक है, तो कैसे, अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा राउंड थ्री। अब आ गया राउंड फोर के ऊपर। राउंड फोर में क्या होगा कि इसके अंदर जैसे हमने पहले के दो लिए थे, इसके अंदर पहले के हम लेंगे तीन, ठीक है। कैसे लेंगे तीन, ए बी से पहले कोई है नहीं है, ए बी तो हमारा वैसा का वैसा चले गया। अब सी डी से पहले कोई है, हाँ है, ए बी, तो ए बी को हमने ले लिया और सी डी को ले लिया। क्या ई एफ से पहले कोई तीन है, तीन नहीं है, दो है, सी डी भी है और ए बी भी है, तो आ गया एक्सटर्नल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। क्या एच जी से पहले कोई तीन है, हाँ तीन है, ए बी भी है, सी डी भी है और ई एफ भी है, तो तीनों को ले लिया। अब यहाँ पर सारे के सारे जो भी हमारे प्रोसेस थे वो इसके अंदर कंबाइन हो गए। और एक चीज देखनी है आपको, क्या जब हमारे सारे कंप्लीट हुआ है, सारी चीजें जब हमारे सारे प्रोसेस के अंदर आ गए हैं, क्या स्टार्टिंग में भी एक्सटर्नल है और एंडिंग में भी एक्सटर्नल है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, इफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग लिखना है, लास्ट के लिखा, स्टार्ट एंड लास्ट इक्वल टू अगर हमारे एक्सटर्नल हो जाएं, तो यहाँ पर क्या है, डेडलॉक है। अगर डेडलॉक अगर नहीं होता ऐसा, तो डेडलॉक नहीं है, ठीक है। आप ई एक्स को एक्स से भी मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया क्या हमारा पाथ पुशिंग एल्गोरिथम। तो पाथ पुशिंग एल्गोरिथम इसे क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो था, ये अपने अपने पाथ को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे आगे, ठीक है। तो यही होता है थोड़ा सा, है ना। तो पाथ पुशिंग एल्गोरिथम तो यार बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एज चेजिंग एल्गोरिथम की, ठीक है। एज चेजिंग एल्गोरिथम बहुत इजी है, बस इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉब मैसेज होता है, प्रॉब मैसेज होता है, ठीक है। प्रॉब मैसेज कुछ नहीं करता, वो एक दूसरे को भेजते हैं और उससे पता लगाते हैं कि डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से बताता हूँ कि इट इज इन दिस अ स्पेशल मैसेज कॉल्ड प्रॉब इज सेंट बिटवीन नोड्स, ठीक है। ईच प्रॉब ट्रेवल थ्रू द सिस्टम फॉलोइंग एज एंड चेक्स इफ इट रिटर्न टू द ऑर्गेनेटिंग नोड्स इफ इट प्रॉब रिटर्न द सेंडर एंड द साइकिल इज डिटेक्टेड, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया हो, जल्दी से मैसेज बताता हूँ कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम स्टेप्स देखें, तो एक नोड होगा हमारे पास, सबसे पहले जो इनिशियल नोड होगा, स्टार्टिंग नोड होगा, वो क्या करेगा, प्रॉब मैसेज भेजेगा अगले नोड को, ठीक है, जो कि जिस पर वो जा रहा होगा, तो इंडिकेट कर रहा होगा, उस पर भेज देगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए। द प्रॉब follows the path of dependency and checks whether it eventually return to the sender, ठीक है। अब प्रॉब मैसेज अपने आप को चेक करता रहेगा कि वो कब, जहां से वो इनिशियलाइज हुआ था, कब वो सेंडर पे पहुंच गया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन पे ही पहुंच गया। जैसे कि अगर ए ने प्रॉब मैसेज भेजा था, तो अगर वो घूमकर ए पर ही पहुंच जाता है, ठीक है, अगर ए पर पहुंच गया तो भाई साइकिल बन गई ना, तो अगर ऐसे हो जाता है तो साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी और वहां पर हम डेडलॉक बता देंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास एक साइट वन, एक है साइट टू और एक है साइट थ्री, ठीक है। ये देखो, साइट साइट एक दो तीन, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, ऐसे इसमें भी तीन प्रोसेस और इसमें भी तीन प्रोसेस, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक बनाएंगे प्रॉब मैसेज। ये होता है हमारा क्या, प्रॉब मैसेज। प्रॉब मैसेज होता है हमारा स्पेशल मैसेज। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, आई जे के, ठीक है। आई का मतलब होता है जो भी हमारा इनिशिएट, जो भी हमारा मैसेज इनिशिएट कर रहा है, उस वाले प्रोसेस को लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इनिशिएट कर रहा है वो कर रहा है पी वन, ठीक है, तो पी वन को रख देंगे। अब जे के अंदर होता है हमारा सेंडर, तो यहाँ पर सेंड कौन कर रहा है, पी थ्री, ठीक है, थ्री वाला सेंड कर रहा है। और जो हमारा रिसीवर होता है, जो हमारा के होता है, वो होता है हमारा रिसीवर, तो यहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ पर पी फोर रिसीव कर रहा है, तो फोर रख दिया, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉब मैसेज। यही हम सारी चीज सब में लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक याद करना कि ये जो हमारा वन होगा, ये जो हमारा आई होगा, वो हमारा सेम रहेगा सबके अंदर, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर किसने इनिशिएट किया है,
P1 ने इनिशिएट किया, ठीक है। तो सबके लिए जो इनिशिएशन होगा वो किसके लिए होगा, P1 के लिए ही होगा, ठीक है। सो साइड 2 पर आ गए, ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए, तो ये कैसे भेजेगा? सबसे पहले आएगा आई, इनिशियलाइजेशन किसने किया, इनिशिएट मैसेज, P1 ने, ठीक है। अब सेंडर कौन है यहाँ पर, P6 सेंडर है। रिसीवर कौन है, P7 रिसीवर है, तो P7 आ गया, ठीक है। अब आएगी साइड 3 भेजेगा, तो यहाँ पर इनिशियलाइज किसने किया, 1 ने किया। सेंडर कौन है, 9 है। रिसीवर कौन है, 1 है। अगर हमारी जो है आई और जे हमारा अगर इक्वल इक्वल हो जाता है, इक्वल मतलब इक्वल हो जाता है, ऐसे प्रोग्राम मतलब इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, वहां पर डेडलॉक होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल इक्वल नहीं है कहीं पर भी, तो डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें आप देख भी सकते हो साइकिल बन रही है, ठीक है। और इससे भी पता लग रहा है ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। तो इसे क्या कहते हैं, एज चेजिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है भाई, कहीं पर भी आप ऐड वैड कर सकते हो अपने, यहाँ पर आप कोई भी प्रोसेस ऐड कर सकते हो और इससे कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसके अंदर कोई भी नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, क्योंकि इसके अंदर टोकन ही नहीं है, ठीक है। सो यार यहाँ पर तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, टोकन भी नहीं है और कोई भी कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो दो हमारे खत्म हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब आता है हमारा हेरारिकल डेडलॉक डिटेक्शन। ये आपको बस पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसना, क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बस पूछा गया था एक बार पेपर के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, इट कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइज्ड प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोचेस, ठीक है। मतलब कि आप सेंट्रलाइज डिटेक्शन को और डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन को अगर आप मिला दो, तो बनता है हमारा हेरारिकल डेडलॉक डिटेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। इन दिस देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। इसमें क्या होता है, हायरार्की होती है कोऑर्डिनेटर्स की, लेवल्स होते हैं कोऑर्डिनेटर्स के। कोऑर्डिनेटर हमने देख लिया कि नोड्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ईच कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सबसेट, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, हायरार्की की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ट्री वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो जैसे कि एक इसमें कोऑर्डिनेटर बना दिया, एक इसमें कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब इसके अंदर काफी सारे प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर भी प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर भी प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पर भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। देखो ये वाला अपने वाले प्रोसेसेस के लिए कोऑर्डिनेटर है, ये वाला अपने वाले प्रोसेसेस के लिए कोऑर्डिनेटर है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो सबके लिए कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो ये वाले तो हमारे छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर हो गए, और ये हमारा हो गया हेड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ऐसा समझ लो। सो ईच कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सबसेट, मतलब कि इसका जो अगर सबसेट ये वाला है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सबसेट फॉर द सिस्टम्स प्रोसेस, एंड इट मैनेज द डेडलॉक डिटेक्शन फॉर देयर प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने वाले प्रोसेसेस की क्या करेंगे, डेडलॉक डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो छोटे छोटे रीजन्स के अंदर या फिर बड़े बड़े रीजन्स के अंदर क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा, with each region having local coordinator that detects deadlock within that region, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने अपने सबसेट को संभाल रहे होंगे, ठीक है। इफ डेडलॉक इज डिटेक्टेड, अगर जैसे कि सी वन बोलता है कि डेडलॉक आ रहा है भाई यहाँ पर, तो क्या होगा, विद इन अ रीजन द लोकल कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेट विद हायर लेवल कोऑर्डिनेटर, तो ये वाला कोऑर्डिनेटर इस वाले कोऑर्डिनेटर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, टू डिटेक्ट एंड रिजॉल्व डेडलॉक अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा कि क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर वो आ रहा है, डेडलॉक आ रहा है, क्या आपकी तरफ ही किसी ने और ने बताया कि डेडलॉक आ रहा है, अगर बताया है और नहीं भी बताया तो उसे रिजॉल्व करो, ठीक है, पहली बात तो ऐसे होगा, ठीक है, ये वाला जो बातचीत होगी। और ये आपको समझ में आ गई हुई चीजें। अब हमारा आता है एकेटिव 2022 वाला क्वेश्चन कि कंपेयर करो सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल को, ठीक है। आपको तीनों मैंने बहुत अच्छे से बता दिए, अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको लगा दूंगा एक फोटो, जैसे कि आप कंपेरिजन देख सको, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी, यूनिट 1, सॉरी यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी, जो कि हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, जितने भी टॉपिक्स थे इससे बाहर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत हो गया। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से यूनिट समझ में आई होगी। अगर बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज यार कमेंट कर देना अच्छा सा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और भी अगर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, या फिर चैनल को विजिट कर लो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।